हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, यानी कि जीवों में जनन कैसे होता है। तो इसके बारे में हमने बात किया है। पिछली वीडियो में मैंने बता दिया कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है और इसमें हमने बताया कि जीवों में जनन दो विधि द्वारा होता है, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन हमने बताया कि इसमें क्या, इसे हम एकल जीव जनन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एकल जीव जनन भी कहते हैं। यानी कि इसमें अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें किसी एक जनक की आवश्यकता होता है जिसके शरीर के किसी अंगों द्वारा विभाजित होकर या शरीर का विभाजित होकर दो नए कोशिका या दो नए जीवों का निर्माण करते हैं। यानी कि मदर सेल से पुत्री सेल का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं एक जनक से संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें किसी जनन आर्गन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वह एकदम हूबहू पहुँचते हैं। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ उनके जनक से उनके संतानों में क्या होता है, एकदम सेम, मतलब हूबहू ट्रांसफ़र होता है एकदम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होकर एक डीएनए से दो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी प्रतिकृति तैयार होता है और वही डीएनए विभाजित होती है। यानी इसमें किसी प्रकार का आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं होती है। अच्छा, इसमें किसी प्रकार का आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होने के कारण क्या होता है कि इनके संतान में जनक से किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। यह केवल यह एकदम अपने जनक का हुबहू होते हैं। दूसरे हमने बताया कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हमने बताया था कि इसमें नर और मादा दोनों को आवश्यकता होती है। इसमें जिसके द्वारा एक नर और मादा के संयोजन से युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से न्यू बेबी यानी कि नए बच्चे का जन्म होता है। तो ये जो बच्चा होता है, जो संतान उत्पत्ति होती है, यह अपने माता पिता से कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि इसमें के अंदर जो होता है कुछ आनुवंशिक पदार्थ माता के और कुछ आनुवंशिक पदार्थ जो होता है पिता के जाता है, जिसके कारण यह जो संतान होता है यह अपने माता पिता से थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि वेरिएशन होता है, वेरिएट होता है। इसमें किसी प्रकार की समानता नहीं होती है। तो यह कुछ क्या होता है, कुछ भिन्न होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन। तो अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा अलैंगिक जनन की बात करते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन में जो विधियां हैं, तो हम पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है अलैंगिक जनन, यानी से हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं, एकल जीव जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एकल जीव जनन। मतलब इसमें किसी एक जनक की आवश्यकता होती है। ठीक, और इसकी जो विधियां होती है निम्नवत होती है। ठीक, अलैंगिक जनन जो होता है जीवों में क्या होता है, इसकी जो विधियां होती है निम्नवत होती है। जैसे हम बात करते हैं नंबर एक जो होता है, इसमें नंबर एक होता है द्विविभाजन। द्विविभाजन यानी इसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन। ठीक, दूसरा जो होता है, इसमें दूसरा जो विभाजन होता है इसे हम कहते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन यानी इसे हम स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन। ठीक, तीसरा जो होता है जिसे हम मुकुलन कहते हैं, यानी इसे हम अंग्रेजी में बर्डिंग। ठीक, चौथा जो होता है इसे हम खंडीभवन, यानी इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और चौथा जो पांचवा जो होता है इसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, पांचवें को पुनरुद्भवन, सॉरी यानी कि रीजनरेशन। ठीक,
तो ये जो होती है विधियाँ होती है किसमें, अलैंगिक जनन द्वारा जो जीवों में जनन क्रिया होती है। या हम कह सकते हैं जैसे हम एकल जीव जनन की जो प्रक्रिया होती है यह निम्न प्रकार की होती है, जैसे द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन। तो इसमें 5 विधियाँ होती हैं, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, मुकुलन, खंडीभवन और पुनरुद्भवन। तो अगर हम एक एक को हम बारी बारी से देखते हैं प्रक्रिया किस प्रकार होती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिजन को, या हम कह सकते हैं द्विविभाजन की प्रक्रिया। तो ये देखिए हमने कहा जो अलैंगिक जनन होता है ये एकल जीव जनन भी कहते हैं इसे, यानी ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। तो उसके शरीर के किसी भागों द्वारा या शरीर के भागों में विभाजन के द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो द्विविभाजन जो प्रक्रिया होती है यानी बाइनरी फिजन की हम बात कर रहे हैं, तो बाइनरी फिजन में क्या कह सकते हैं हम, इसमें होता है इस विभाजन में जीवों का शरीर समसूत्री विभाजन करके विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाले संततियों में संतत में क्या जाते हैं, विभाजित जाते हैं, बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को द्विविभाजन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं प्रोटोजोआ संघ। जो प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं प्रोटोजोआ संघ, तो जो प्रोटोजोआ संघ होता है, ठीक, इसमें जो पाए जाते हैं जैसे हम अमीबा, पैरामीशियम और पिगलिना। तो जो ये जो जीव होते हैं इनमें कौन सी क्रिया होती है, द्विविभाजन होता है। इसमें क्या होता है, द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन होता है। तो इस विभाजन में जीवों का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा दो समान गुणों वाले संतत में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं द्विविभाजन। इस प्रक्रिया को द्विविभाजन कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, प्रोटोजोआ संघ, यानी कि इसमें हम अमीबा, पैरामीशियम और पिगलिना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अमीबा है, ठीक, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो इसमें जब यह जो परिपक्व हो जाता है, अमीबा जब परिपक्व हो जाता है तो इसकी परिपक्व होने में क्या होता है कि इसमें जब मैच्योर होता है तो इनकी शरीर जो होती है दो अलग, ठीक है। तो हमने विभाजन के बारे में बताया, समसूत्री विभाजन कैसे होता है पिछली वीडियो में बता दिया है। तो दो अलग समान गुणों वाले संतानों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। ये डीएनए है और इस तरह कह सकते हैं दो अलग अलग जीवों का निर्माण करता है, ठीक। तो ये हो गया है, इसे हम क्या कहते हैं, ये अमीबा है और इसमें हम क्या कहते हैं, ये हम मदर सेल कहते हैं इसे, मदर सेल, यानी इसे हम मातृ कोशिका, ठीक। तो इसे क्या होता है, दो नए कोशिका का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं डॉटर सेल, यानी कि पुत्री कोशिका, ठीक। इसे हम कह सकते हैं पुत्री कोशिका, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि इस विभाजन में देखिए कोई अमीबा का अगर जो होता है, अमीबा की कभी प्राकृतिक डेथ नहीं होती है, यानी कि अमीबा का कभी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, बस उसके परिवर्तन आते हैं। उसमें क्या होते हैं,
उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आते, उसमें परिवर्तन आते हैं। यानी एक अमीबा के विभाजन द्वारा 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मदर सेल से मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया क्या करती है? द्विविभाजन करती है, यानी दो में विभाजित हो जाना। यानी कि इस विभाजन द्वारा जीवों का शरीर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 समान गुणों वाले संतत में बढ़ जाते हैं। तो समान गुणों वाले में हमने बताया कि इनके जो डीएनए होते हैं ये एकदम समान 2 भागों में बढ़ते हैं, एकदम समान गुणों में, यानी डीएनए। तो इसके कारण इनमें जो होता है संतान में किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता, यानी विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। यह जो होते हैं अपने मदर से यानी अपने जनक के एकदम क्या होते हैं, यह जो संतत होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, संतत होते हैं, ये एकदम हूबहू होते हैं, यानी क्लोन होते हैं। ये क्या होते हैं? एकदम क्लोन होते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विविभाजन कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विविभाजन कहलाती है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या होता है? दूसरे टॉपिक को हम कहते हैं बीजाणु जनन। दूसरा जो होता है, दूसरे को हम कहते हैं बीजाणु जनन, यानी स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। ठीक, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि यह जो प्रक्रिया होता है यह मुख्य रूप से पेनिसिलियम कवक या शैवाल में होता है। यह प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। यह जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। होता क्या है कि जब प्रतिकूल वातावरण आता है, यानी कि अनुकूल और प्रतिकूल, तो अनुकूल कहते हैं का मतलब होता है कि वे वातावरण जिसमें हम आसानी से हमें रहने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूल वातावरण कहते हैं। और प्रतिकूल वातावरण उसे कहते हैं जिसमें रहने पर हमें क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिकूल। यानी वे वातावरण जो हमारे अनुकूल ना, उसे हम प्रतिकूल कहते हैं। तो यह प्रतिकूल कंडीशन जब आता है, तो अनसूटेबल कंडीशन जब आता है, अनसूटेबल कंडीशन क्या होता है कि जो कवक होते हैं इनके चारों ओर आवरण बन जाता है, और आवरण के कारण क्या होता है वो चारों से एक आवरण द्वारा गिर जाता है, और उसी के अंदर क्या होता है? स्पोर बनने लगते हैं, यानी बीजाणु बनने लगते हैं। जब ये बीजाणु बन जाते हैं, धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं बीजाणु अंदर अंदर, तो जब सुटेबल कंडीशन आते हैं, यानी कि जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये आवरण क्या होता है? फट जाता है, और फटने के कारण ये जो उसके अंदर जो बीजाणु होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, और फैल कर अलग अलग एक विकसित होकर यानी वृद्धि करके नए पौधे का निर्माण करते हैं, नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। या हम इसे हम कह सकते हैं कि इस विभाजन में जीवों से बीजाणुओं का निर्माण होता है। जीवों से बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है? निर्माण होता है। ये बीजाणु परिपक्व होकर ठीक, परिपक्व होकर अपने जनक से दूर जाकर किसी माध्यम द्वारा जनक से दूर जाकर विकसित होकर यानी जाकर वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजाणु जनन कहती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो जैसे मान लीजिए ये एक पौधा है कवक का या पेनिसिलियम का,
ठीक। इस तरह, ठीक। यहाँ से स्पोर बनते हैं, इस तरह क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। और यह स्पोर जब विकसित होकर, यह स्पोर विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये स्पोर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, इधर उधर फैलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इसके में एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल मुख्य रूप से क्या क्या है भाई, इसमें शैवाल, कवक, पेनिसिलियम, सीलियम, आदि, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, बीजाणु जनन कहते हैं। तो हमने कहा कि जैसे जो पौधा है कोई या सवाल या कवक, तो इसमें जो होते हैं स्पोर बनते हैं, यहाँ पे देखिए बीजाणु बनते हैं। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो यह किसी माध्यम द्वारा, जल द्वारा कर सकते हैं या जंतु द्वारा कर सकते हैं, या हम हवा द्वारा, ये अलग होकर इधर दूर दूर फैल जाते हैं। दूर दूर फैलकर यानी दूर जाकर एक अलग अलग दूर जाकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं या एक नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, तो इसमें देखिए तीसरी जो हेडिंग है मुकुल है, यानी बडिंग, तीसरा जो प्रोसेस होता है। अब देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर से, शरीर के किसी भाग से बड यानी कि मुकुल, कुछ हम लिख सकते हैं कलिका, कली, या हम कह सकते हैं इसे हम बड, निकल कर परिपक्व होकर, परिपक्व होकर, परिपक्व होकर अपने जनक से अलग होकर, नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में इसके है हाइड्रा, और क्या है, ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट, ठीक। तो हम देखते हैं हाइड्रा के बारे में। ठीक, तो ये हाइड्रा है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, बर्ड, क्या लिखा जाए, बर्ड, यानी इसे हम क्या कहते हैं, कली, ठीक। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकसित होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए धीरे धीरे विकसित होगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये बर्ड अलग हो जाएगा एकदम इस तरह, और आगे विकसित होकर
एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। क्या बना लेगा? नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये किस में होता है ये प्रक्रिया? हाइड्रा और ईस्ट में। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये जो बड होता है, तो इस प्रक्रिया में जीवों के शरीर के किसी भाग से मुकुल यानी कलिका यानी बड निकलकर परिपक्व होकर अपने जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। ठीक, तो हमने कहा कि इसमें उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। तो हम हाइड्रा के लिए, तो हाइड्रा जो होता है ये जो शरीर होता है इसके शरीर के किसी भाग से एक कली निकलता है, यानी कि ये बड़ निकला है। ठीक, यानी कली, और ये कली धीरे धीरे क्या होता है? विकसित होकर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विकसित होकर, और जब विकसित होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यानी कि थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है? अलग हो जाता है और अलग होकर एक नए जीव का यानी एक नए हाइड्रा का निर्माण करता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन कहलाती है। अब हम चौथा देखेंगे, खंडी भवन। तो अगली प्रक्रिया जो है चौथी, खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन। अब हम फ्रेगमेंटेशन में क्या देखते हैं? देखिए अब देखेंगे हम इस विधि में जीवों का शरीर, ठीक, या हम कह सकते हैं सही है, जीवों का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटकर, ठीक, यानी इस विधि में जीवों का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। क्या लिखे हम? टूट जाता है। देखिए, और जिसका प्रत्येक टुकड़ा और सभी टुकड़े टुकड़ों में और सभी टुकड़ों में पुनर्भवन की प्रक्रिया द्वारा पुनरुत्थान, ठीक, एक टुकड़ा पुनर्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में बदल जाता है, यानी द्वारा नई वयस्क संतति में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। ठीक, तो खंडी भवन क्या होता है? तो इस विधि में जीवों का शरीर दो या दो से अधिक खंड टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा या सभी टुकड़ों में पुनर्भवन द्वारा यानी रीजनरेशन द्वारा नए वयस्क संतति में बदल जाते हैं। जो प्रत्येक टुकड़ा जो होते हैं, प्रत्येक टुकड़ों में रीजनरेशन द्वारा नए वयस्क संतति में बदल जाते हैं। और चौथा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खंडित भवन है। यह संतति में विकसित जाता है, यानी विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। अब होता क्या है? तो इसमें जो एग्जाम्पल है, स्पाइरो गायरा
स्पायरोगायरा यूलोथ्रिक्स, थ्रिक्स क्या आदि। तो हम देखते हैं स्पायरोगायरा की। तो मान लीजिए ये है, ठीक। हम यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार, ठीक। तो ये जो होता है, ठीक। तो इसमें जो होता है, क्या होता है, जो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है विभाजित हो जाता है, ठीक। इसमें ये जो होता है, प्रत्येक टुकड़े जो होते हैं क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, ठीक। इस तरह, ठीक। ठीक। तो जो होते हैं ये कई टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है विभाजित होकर एक नए स्पायरोगायरा का निर्माण करते हैं, ठीक। तो इस तरह हम बात करते हैं, नए स्पायरोगायरा का निर्माण करते हैं। ठीक। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह खंडी भवन कहती है। मतलब एक यूलोथ्रिक्स है या स्पायरोगायरा है, ठीक। और ये कहता है विकसित हो जाता है, अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक। और टूट कर, ठीक, ये टुकड़े और प्रत्येक टुकड़ा एक नया स्पायरोगायरा बना लेता है, एक नया जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। अब हम अगला तो हम देखते हैं पुनर्भवन यानी रीजनरेशन। तो पांचवा जो टॉपिक इसमें है पुनर्भवन है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कुछ जीवों में पुनर्भवन की असीम क्षमता होती है, ऐसे जीवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो ये सभी टुकड़े काट दे तो ऐसे टुकड़े जिसमें केंद्रक के अंश हो, ठीक। क्या हो, केंद्रक के अंश हो, ये वृद्धि करके नए जीवों में विकसित जाते हैं, जीवों में विकसित
हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, अमीबा, प्लेनेरिया, और क्या हो सकते हैं भाई? स्पंज आदि। ठीक, तो ये जो प्रक्रिया होता है, यह पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है, तो पुनरुद्भवन में हम कह सकते हैं कि कुछ जीवों में जो पुनरुद्भवन की क्या होती है? पुनर्जनन यानी पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन की असीम क्षमता होती है। और ऐसे जीवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो ऐसे टुकड़े जिसमें केंद्रक के अंश हो, जो टुकड़े काटे, जैसे कोई जीव है उसके छोटे छोटे भागों में हमने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। और प्रत्येक टुकड़े में क्या शर्त क्या है कि प्रत्येक टुकड़े में क्या केंद्र का कुछ ना कुछ भाग हो, अंश हो। तो ये जो होते हैं, ये अंश हो वृद्धि करके एक नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनर्भवन कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं इसे? हम पुनर्रीजनरेशन कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, अमीबा, स्पंज आदि। तो मान लीजिए जैसे प्लेनेरिया है, ठीक। तो प्लेनेरिया क्या किया? हम छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए। क्या कर दिया? छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए। इस तरह बना। फिर इसका जो अगला टुकड़ा है इस तरह बना, ठीक है, इस तरह ये टुकड़े बने। फिर आगे का टुकड़ा बना ऐसे, ठीक। फिर ऐसे टुकड़े बने, तो कई टुकड़े बने इसे, ठीक है। और प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है? ये जो प्रत्येक टुकड़े हैं, या प्रत्येक टुकड़े क्या होते हैं? विकसित होकर एक नए प्लेनेरिया का निर्माण करते हैं, ठीक। विकसित होकर इस तरह हम कह सकते हैं, सॉरी इस तरह से ठीक। तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है? एक नए प्लेनेरिया का निर्माण करता है। क्या डायग्राम बनाया? इस तरह, ठीक। तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है? एक नया प्लेनेरिया का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ये क्या है? प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। तो ये प्रक्रिया क्या कराती है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है? जीवों में जनन होता है, जो जीव एकल जीव जनन भी कहते हैं इसे। और इसमें जो होती हैं अलग अलग विधियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी विधियाँ हमने बताया? बाइनरी फिजन यानी कि द्विविभाजन। इसके बाद हमने बीजाणु जनन यानी स्पोरुलेशन बताया। फिर मुकुलन बताया यानी बर्डिंग बताया। चौथा हमने बताया क्या बताया हमने? चौथा था खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन। और पांचवा था पुनर्भवन यानी रीजनरेशन, ठीक। अब ये हो गया जीवों में जनन। तो जीवन के जनन के अंतर्गत 5 प्रक्रिया थी, हमने इसको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे पौधों में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो पौधों में कायिक जनन किस प्रकार होता है, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स।